काफ़ी निर्भर कई कई बातें इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने-माने मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच डॉक्टर एनके शर्मा जिनके लेक्चर दुनिया भर में सुने और देखे जाते हैं। दुनिया भर में करते रहे हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो। अ, में लगभग आपने टूर किए हैं और देश लोगों को जागरूक करते रहते हैं, अवेयरनेस लाते रहते हैं, किस तरह से मन को पर जो है वो विजय पाई जाए, किस तरह मन को बैलेंस किया जाए, इस पर आज हम डॉक्टर एनके शर्मा से चर्चा करेंगे। स्वागत है डॉक्टर एनके शर्मा आपका हमारे कार्यक्रम में। आप सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार, सारे दर्शकों को। जी। हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ए ह्यूमन बीइंग ओरिजिनली। जी। क्या होता है कि हर प्राणी, चाहे दुनिया में इवन जानवर भी है, वो भी इमोशनल है, ह्यूमन बीइंग है वो ज्यादा इमोशनल है। जी। इमोशन जो है ये हर आदमी के अंदर डेफिनेटली होता है, और जैसे कि इमोशन को कहा जाता है एनर्जी इनटू मोशन, यानी कि हमारे अंदर सर्टन जो एक वो नेचुरली गिफ्टेड है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे भी जो होते हैं, चाहे उन्होंने अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं किया, मेंटल डेवलपमेंट, लेकिन फिर भी उनको रोना है तो रोते हैं, चीखना है तो चीखते हैं, गुस्सा करना है तो गुस्सा करते हैं, और जो भी इमोशन है वो एक्चुअल में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो अब इस पे सवाल पैदा क्या होता है कि अब इस पे कंट्रोल नहीं है हमारा। अब हम यूं कह सकते हैं कि भाई इट हैपन्स, ये हमसे हो रहा है जी बस। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इमोशन अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। इमोशन तो हमारा लाइफ का पार्ट है। जैसे भगवान ने हमें फिजिकल हेल्थ दी है, मेंटल दिया है, वैसे हमें भाव भी दिए हैं। अब भाव जो है एक वेपन्स की तरह है। हमारे प्रेम है, घृणा है, जो भी हमारे इसके साथ गुस्सा होता है, जो भी होता है हमारे साथ में, उन सबको एक कॉन्शियसली यूज करने की कला आनी चाहिए होती है। ऐसा एक्चुअल में होना चाहिए कि वी आर कॉन्शियस ऑफ हैंडलिंग ऑल आवर इमोशंस। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्योंकि वी आर ऑल रोबोटिक टाइप ऑफ पीपल। हम सब रोबोट्स हैं वास्तव में। वी आर कंडीशन पर्सनालिटीज। हम सब लोग कंडीशन पर्सनालिटीज हैं। अब इमोशन जो है, अगर उसमें तो इसको अगर हम पहले नंबर पर हमें ये करना पड़ेगा कि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी हैव ऑल दीज काइंड्स ऑफ इमोशंस। मेरे भीतर ये सब इमोशंस है भाई। और अब मैं, अगर इससे मुझे दुख पैदा होता है तो फिर मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो कंट्रोल जो शब्द है ना, वो बड़ा खतरनाक शब्द है। क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, कोई मुझे कुछ कह रहा है या मेरे अनुसार काम नहीं कर रहा है, मुझे अंदर से बड़ा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। तो अब मैं चूंकि एक शरीफ आदमी हूँ, या नहीं तो मैं समाज के अंदर बैठा हुआ हूँ, या नहीं तो मैं चार लोगों के सामने हूँ, तो अब बोलना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो इस तरह से, या मेरा इससे बहुत सारा काम लेना है तो अब इसलिए मैं इसको भी बोल नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे मजबूरियां आपके सामने आती है। तो आप क्या करते हो कि कॉन्शियस माइंड से जो है अपनी कोई मजबूरी वश, यानी तो औरतें भी जैसे हस्बैंड के साथ निभा रही होती है, उनको लगता है ज्यादा बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा, चलो रहने दो, मतलब खून का घूंट पी जाओ। तो ये चीजें इसलिए चलती है कॉन्शियसली कि कहीं ना कहीं आदमी जो है कंट्रोल कर रहा होता है। तो इमोशन के बारे में एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इट शुड नेवर बी कंट्रोल। क्योंकि कंट्रोल में क्या होता है, इमोशन एक इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि आपने क्रिएट तो किया, और अगर आपने उसको रिलीज नहीं किया तो वो फिर आपके सबकॉन्शियस में ग्रंथि के रूप में आपके अंदर जो है आपके अंदर जो है स्टैब्लिश हो जाता है, और फिर वो आपके अंदर हमेशा दबा हुआ रहता है। और वो हमारे सिर्फ हमारे माइंड को ही नहीं खराब करता, हमारी पूरी बॉडी के ब्लड केमिस्ट्री को भी, हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब कर रहा होता है। यानी कि अगर तो ऐसे में आप ये कहना चाह रहे हैं
तो हाँ हमें कि कोई भी पेन है, कोई भी हर्ट है, तो उसको एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहिए। हाँ, देखिए पहली बात तो क्या होता है, रिकॉग्निशन करना बहुत जरूरी होता है। एक होता है आप अनकॉन्शियस हो, आप हर्ट हो गए हो ना, आप परेशान हुए जा रहे हो ना, आप रिएक्ट किए जा रहे हो, तो उसमें तो आप अभी बेहोश हो, यानी कि यू आर जस्ट ए बिल्कुल। विक्टिम ऑफ योर इमोशंस। तो फिर आप विक्टिम की तरह आप अपने आप को प्ले कर रहे होते हो। एक होता है कि आप पहले तो रुक कर अपने इमोशन को एक्सेप्ट करें कि दिस इज व्हाट हैपनिंग विथ मी, मेरे साथ ये ऐसा होता है और मैं ऐसा क्रोध करता हूँ, या मुझसे इरिटेशन होती है, या मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं इस समय मैं रो लेता हूँ, जो भी है। तो इमोशन जो है उसका सीधा सा सिद्धांत है कि अगर आपके अंदर पहली बात अगर वो आ रहा है और आपके अंदर क्रिएट हो रहा है, तो इट मस्ट बी रिलीज्ड। अगर ये रिलीज नहीं हुआ और आपने क्रिएट भी किया और वो अनरिलीज्ड रह गया, तो आपको फिर बाद में जाकर बस्ट आउट होना पड़ेगा। और अगर आप लगता है कि नहीं, बस्ट आउट होने का मुझे मौका नहीं मिला, तो फिर क्या होगा कि आपका आपके बॉडी में जाकर एक बड़ी बीमारी के रूप में वो आपके अंदर डेवलपमेंट होगा। आपको जानकर के हैरानी होगी कि अगर मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेस को, जो मेरे साथ रेगुलरली हो रहा होता है, मुझे पसंद नहीं आती, मतलब वो हुँ, बात हुँ। या इरिटेशन, तो उसका हुँ। असर आपके अंदर डायबिटीज के रूप में, आपके ब्लड प्रेशर के रूप में, आपके जॉइंट्स पेन के रूप में, और इवन कैंसर के रूप में भी। ओह! मतलब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां इमोशनल सप्रेशन के कारण आती है। और इमोशनल हुँ, सप्रेशन के पीछे जैसे मैंने बताया, या तो मजबूरी और या नहीं तो शराफत। जो शरीफ हुँ। लोग होते हैं ना, वो जनरली क्या करते हैं कि भाई उनकी पब्लिक इमेज बड़ी अच्छी होती है। अरे शर्मा जी तो यार कभी गुस्सा नहीं करते, शर्मा जी कभी आज तक ऊंचा नहीं बोलते, शर्मा जी ने मैं तो शर्मा जी हुँ। को हंसते हुए देखा है जी। तो शर्मा जी क्या सोचते हैं, यार चार पब्लिक बैठी यार, बोलूंगा तो बड़ा मेरी इमेज खराब हो जाएगी, या तो ये भी एक अहंकार की हाँ। प्रॉब्लम है आदमी की वास्तव में। तो देखिए आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो स्लम एरिया के जो मजदूर किस्म के जो लोग होते हैं ना, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो बहुत एकदम लोअर लेवल के, मतलब जनरली हम लोग कहते हैं भाई निम्न वर्ग के लोग, जो ऐसे कहते हैं हम लोग। तो ये लोग जो है ना, ये लोग बड़े बिल्कुल एक समझो कि नॉर्मल लाइफ को जी रहे होते हैं। अगर इन्हें कोई बात बुरी लगी तो ये जोर से चीख लेंगे, ये चिल्ला लेंगे, ये झगड़ा कर लेंगे, ये गालियां दे देंगे, ये मारपीट कर जी। लेंगे, और ये रिलीज हो जाते हैं। और तो इन तुम्हें मतलब ये सबसे बड़ी अनोखी बात है जो देखने में आई है कि स्लम एरिया के लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट बहुत कम से कम होता है। जी, तो इमोशनल सबसे किसी भी तरह की आपको कोई भी दिक्कत लग रही है, कोई भी ऐसी परिस्थिति है आपके परिवार में, आप आस-पास, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपको बार-बार कॉन्स्टेंटली कोई चीज़ नुकसान कर रही है, कर देना चाहिए, कह देना चाहिए, एक्सप्रेस कर लेना चाहिए, रिलीज़ कर लेना चाहिए। तो पेन और जो ये इमोशन है इस तरह की, उन्हें कैसे रिलीज़ करना चाहिए? पेन हाँ, है, कोई हर्ट है, कोई कौन-सी कोई सब इमोशन अ करने का देखिए क्या तरीका है? कैसे उन्हें रिलीज़ किया जाना चाहिए? क्यों रिलीज़ किया जाना चाहिए? और जिस देखिए तरह आपने ये भी कहा कि इस अगर इनको आप दबाते रहेंगे, तो ये हो सकता है कैंसर, डायबिटीज़ और पता नहीं कौन-कौन सी बड़ी बीमारियाँ जो आपके लिए अ, बिल्कुल, उसका देखिए भी रूप ले सकते हैं। आर्थराइटिस हड्डियों में जो कि बहुत ही बड़ी है आज से साम तो कहीं न कहीं इसका जो ये कहीं न कहीं आपके इमोशनल स्टेट से भी जुड़ी हैं ये बीमारियाँ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इमोशनल सिस्टम पे प्रेशर पड़ रहा है। जी। पूर्णिमा जी, मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है तो मैं उसका सबसे पहले मैं उसका नेचर पूछता हूँ कि आपका नेचर कैसा है, मतलब इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। कारण क्या मालूम है, देखिए जी। कई लोग है ना इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। इंट्रोवर्ट जो होते हैं ना वो बड़े खतरनाक लोग होते हैं, अपने लिए बता रहा हूँ, मतलब दे आर सेल्फ सुसाइडल पीपल। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो बोलते हैं ना, ये ज्यादा बात नहीं ओह! करता है। ये अगर कोई बोलता है ना कि इसकी बीवी ज्यादा नहीं बोलती, या इसकी बहू ज्यादा नहीं बोलती, या इसकी मम्मी ज्यादा नहीं बोलती, या इसके हस्बैंड ज्यादा नहीं बोलते, तो समझना कि डेंजर जोन में है ये लोग। क्योंकि ऐसा कोई परिवार ही नहीं है कि जहां पर कोई बात पसंद ना आवे या इरिटेशन ना पैदा हो, और फिर भी कोई आदमी चुपचाप बैठा हुआ है, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है।
मैंने ऐसा देखिए, मैं इस बात को लेकर ना कई बार बड़ा हैरान होता रहा। जैसे आप जानते हैं कि हर परिवार में मतलब परिवारों में समस्या तो सब जगह होती है। मेरी सिस्टर जो है जहाँ ब्याही गई, तो उसकी जो सास थी ना, वो बड़ी, जैसे मुंबई लैंग्वेज में कहते हैं, बड़ी खड़ूस किस्म की थी और बड़ी बोलते ना अत्याचार करने टाइप की औरत थी। तो वो औरत जो है, और गुस्से वाली भी थी ना, डांटती रहती थी ना, इवन मार भी देती थी मेरी बहन को। तो मैं सोचता था कितनी नालायक औरत है यार, ये ऐसे क्यों करती है। लेकिन अब मजेदार मजेदार क्या, मतलब ये दुखद बात जो है इस तरह की है कि वो औरत जो है 90 साल के आसपास जी वो औरत। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तो एक्सप्रेस कर देती है। उसको तो बुरा लगा, बोल दिया। उसको, वो सामने वाला मरे जाए, भाड़ में जाए, उसको क्या, उसको बुरा लगा, उसने बोल दिया। उसको मारना था, उसने मार दिया। गाली देनी थी, गाली दे दी। अब वो बहू रानी के पीछे, और उसके तो अपने जितने इमोशन है वो रिलीज करने के लिए बहू रानी हैंगर की तरह मिल गई, तो उसके ऊपर वो टांगती चली गई। तो अब इस तरह से उसको तो मिल गया, लेकिन बहू रानी जो है, अब वो किसको बोले, और वो किस पे जाके टांगे। तो अब, और हस्बैंड जो है ऐसा होता नहीं कि जो अपने ऊपर टंगने दे किसी को, अपने उसके इमोशन को, तो वो बेचारी रिलीज नहीं कर पाती थी। तो अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि बहन जो है वो तो पड़ गई बीमार अपने कई बीमारियों से, और सासू जो है वो हेल्दी है। तो मैंने ये जो फिनोमिना में देखता हूं, तो मुझे क्या महसूस होता है कि एक्चुअल में जो लोग, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी गलत बातों को रिलीज कर दें या लोगों को दुखी कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या होता है कि इमोशन क्रिएट करता है और रिलीज करता है ना, वो आदमी तो बीमार नहीं पड़ता, कम से कम ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। इसीलिए भारत में हमारे यहाँ पे कहा जाता है, ऐसी बहुत सारी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कि भाई साहब, आप अपनी बात को लिखकर वॉशरूम में फ्लैश आउट कर दो जी, डायरी लिखो जी। ये जो लोग बोलते हैं ना कई तरह के, लेकिन इसमें सबसे बढ़िया काम जो किया ना आज तक स्पिरिचुअल फील्ड में, वो ओशो ने किया। ओशो ने जो है एक सक्रिय मेडिटेशन, डायनामिक मेडिटेशन डेवलप किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको आगे ध्यान में जाना है और हैप्पीनेस को अचीव करना है, तो आप पुराना दबा हुआ कचड़ा नहीं निकालोगे, जिसको उन्होंने अपनी भाषा में कहा कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब है जो इंटरनल दबा हुआ है उसको उलट करना, वो निकालना। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस बात को, ये बहुत अच्छा मेडिटेशन है, मैंने इसका बहुत उपयोग किया है और लोगों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिला है। लोगों को 10 मिनट ना उसमें खूब ब्रीदिंग कराई जाती है, क्योंकि ब्रीदिंग पैटर्न से क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड क्लोज हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड है ना एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद उसको कहा जाता है कि 10 मिनट चीखो, चिल्लाओ, रो, सर पीटो, नाचो, करो, गालियां दो, बको, जो तुमको करना है करो। तो ऐसे करने से उन्होंने उसके बाद देखा गया, उसके बाद फिर वो डांस वांस कराते हैं साइलेंट करके, तो ये देखा गया कि उनके बाद उनके अंदर बड़ा एकदम जो है जबरदस्त कई बीमारियों में चेंज आया। तो मैंने भी मेरे सेंटर के ऊपर इमोशन रिलीज का एक स्पेशल टेक्निक, मतलब ट्रीटमेंट रखा हुआ है, क्योंकि जो मुझे पता है, और मैं कई लोगों को ऐसा सजेस्ट भी करता हूं। मेरे पास कैंसर के मरीज आते हैं तो मैं उनके इंट्रोवर्ट नेचर देख के कहता हूं कि आपको इमोशनल रिलीज का टेक्निक अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना आप ठीक नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए तो पहला सिद्धांत क्या है कि इमोशन को अगर है तो रिलीज करने के साधन उनको निकालने ही पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन अब कई लोग कहते हैं भैया हम तो नहीं जानते जी ओशो की टेक्निक क्या होती है, हमें तो ध्यान व्यान कुछ नहीं मालूम जी। तो उसका फिर दूसरा तरीका होता है कि भारत के अंदर ना एक, मैं ऐसा मजाक में भी कहता हूँ, पहले का जमाना बड़ा अच्छा था। क्यों मालूम है? औरतें ना वो लकड़ी का डंडा लेके ना कपड़े को पीटती थी, तो वो बाथरूम में आधा घंटा जो कपड़ा पीटती थी ना, तो उसमें सासू का और हस्बैंड का सारा गुस्सा निकल जाता था। अब आजकल क्या है, पीटने को कुछ रहा नहीं, अब तो सब वॉशिंग मशीन आ गई। तो उस चक्कर में औरतें जो है अब थोड़ी मजबूर हो गई, अब वो रिलीज कहाँ करें। तो एक्सरसाइज जो होती है, एक्सरसाइज के अंदर भी क्या होता है कि हमारा इमोशन काफी हद तक थोड़ा रिलीज हो जाता है, और एनर्जी जिसे कहते हैं वो रिलीज हो जाती है, एनर्जी जो हम कहते हैं, तो वो जो है वो हमारे से रिलीज हो जाती है। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका, अभी फिलहाल एक सिंपल सा तरीका जो है माना जाता है। लेकिन मैं इसको कैसे ओवरकम कर पाया, देखिए मैं भी एक फैमिली में जीता हूँ, मेरी भी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और समाज है मेरे चारों तरफ। तो अब देखिए गुस्सा आना या उनको लेकर परेशान होना, दिमाग में कई तरह की डिफिकल्टी पैदा, अब वो मुझे नहीं होती। वो क्यों नहीं होती इसका मैं रीजन बताना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, चूंकि मैं इस बात पे चला हूँ
तो मैं उस बात को बता सकता हूँ। देखिए, पहली बात, मैंने इस बात की कोशिश की कि ये आखिरकार ये मैं सडनली मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है, सडनली मैं क्यों ऐसा रिएक्ट कर देता हूँ, सडनली मैं क्यों ऐसा इरिटेबल हो जाता हूँ। तो मुझे क्या लगता है, मैं रोबोट हूँ। मुझे इंस्पाइट ऑफ माई मतलब मैं नहीं करना चाहता था, फिर भी मुझसे हो गया। तो मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे क्या लगता है कि मेरी जो अवेयरनेस है, मेरी जो अनकॉन्शियस स्टेट है वो ज्यादा स्ट्रांग है और कॉन्शियस स्टेट मेरी स्लो डाउन है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअल में मैंने इसका फिर ध्यान का प्रयोग मैंने करना शुरू किया। जैसे आप जानते हैं कि विपश्यना ध्यान आजकल एक बहुत कॉमन मेडिटेशन, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। पॉपुलर मेडिटेशन है। उसके अंदर अवेयरनेस की कला सिखाई जाती है। तो लकीली मैं विपश्यना ध्यान के साथ 40 साल पहले परिचय में आ चुका था। तो मैंने वो ध्यान करने के बाद और ओशो की भी मैंने काफी मैंने ध्यान सुने। तो मुझे लगा कि अवेयरनेस इज द की, ये मुझे पहचान में आई। तो फिर मैं रोज अपने आप को ना ऑब्जर्व करने लगा, और जितना मेरा अवेयरनेस श्वास और मेरी बॉडी पे मैं संवेदनाओं को देखने की आदत डाली ना, और मैं अपने आप को ऑब्जर्व करने लगा कि मैं कि कैसे मैं रिएक्ट करता हूँ। देखिए क्या होता है, मेरी एक बात मुझे बुरी लगी, या आपने मुझे कुछ कहा और मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अच्छा नहीं लगा तो कहाँ लगा, किसको लगा, क्या यहाँ पे मुझे क्या चीज पे गड़बड़ कर गया। तो मैंने उस चीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया, और फिर मेरे मन में तुरंत एक प्रतिक्रिया, रिएक्शन शुरू हुआ। तो ये रिएक्शन की जो चेन होती है ना, उसको मैंने क्लियरली ऑब्जर्व करना शुरू किया। भाई इसने मुझे गधा कहा, और मैंने तुरंत अपनी इमेज की स्केल निकाली और मैंने मेजरमेंट करके देखा, मैं तो गधा तो हूं नहीं, मैं तो थोड़ा और ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। तो मैंने देखा कि मेरे पे फिट नहीं हो रही है बात। ओ मेरा दिमाग खराब होने, मैंने कहा साला गधा बोल दिया मेरे को, और अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको ऐसा बोलूंगा। तो अब मेरे अंदर क्रोध आने के पीछे रीजन क्या है, मैंने देखा मेरी एक इमेज क्रिएशन है, एक अहंकार मैंने अपना बना के रखा हुआ है, और यही मुझे दुखी करता है। और फिर जिसका जितना बड़ा अहंकार वो उतना बड़ा दुखी। आपने देखा होगा, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जिनको तुम कितनी गालियां दो वो सुन के चुप, इस कान से निकाल किस कान से निकाल दे, बोलते ना ऐसे। तो वो क्यों, उन्होंने वो माइंड में रखा ही नहीं है। उनको मालूम है कि गालियां, क्या गालियां दी तो दी, मैं तो कोई लेने वाला हूं नहीं इसकी गालियां। ऐसे भी लोग होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो ये जो रिएक्शन की जो चेन मैंने पहचानी ना, तो अवेयरनेस के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी रिएक्टिव कैपेसिटी जो पहले थी, यानी कि हर बात पे चिढ़ जाना, इरिटेट हो जाना, ये कॉमन हर आदमी की। देखिए पहली बात तो क्या मालूम है, पहली बात ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो कभी किसी को सोचना नहीं चाहिए। हर आदमी को सोचना चाहिए आई एम ए ह्यूमन बीइंग, और मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मैं एक अनकॉन्शियस बोर्न हुआ हूँ, मैं बोर्न हुआ हूं, और मेरे अंदर ये चीजें होती है। तो होती है तो ठीक है भाई, तो क्या इसको कंट्रोल, तो मैंने कहा ना खतरनाक शब्द है, कंट्रोल तो करना नहीं है, अवेयरनेस डेवलप करनी है। अवेयरनेस से क्या होता है, तो वो अवेयरनेस, हाँ जी, अवेयरनेस की आदत डालनी पड़ेगी। तो अवेयरनेस, हाँ, तो अवेयरनेस की जो आदत डालनी है ना, तो उसके लिए मैंने क्या तरीका इस्तेमाल किया मालूम है, कि मैंने देखा यार कि आधा घंटा ध्यान करते तो अवेयर हो जाते हैं, बाद में तो साले बेहोश हो जाते हैं, फिर दिमाग भाग जाता है, हमारी तो आदत अवेयरनेस की बनती नहीं है। तो मैंने क्या किया, डे टू डे लाइफ में 24 घंटे अवेयरनेस की आदत डालने की आदत डाली। यानी कि अगर मैं पानी पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, तो मैं उस पल के साथ रहने की कोशिश करने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे हर एक्शन पे ना मैं वॉचमैन की तरह आ गया। यानी कि नाउ आई हैव बिकम एन ऑब्जर्वर ऑफ एवरी एक्शन हैपनिंग इन माय माइंड एंड माय बॉडी। तो देखिए, आप जब तक वॉचमैन, ऑब्जर्वर, विजिलेंट होकर आप नहीं ऑब्जर्व करोगे ना, हाउ डू आई रिएक्ट, व्हाई डू आई रिएक्ट, तब तक आप है ना, आपके वो रिएक्शन आपके ना आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे, यानी कि वो ऐसे पीछे नहीं आएंगे। आपने कभी नोट किया होगा, एक आदमी जब गुस्सा करने जाता है, उसका दिमाग खराब होता है, तो आप क्या कहते हो, भाई साहब गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। आपने जैसे ही उसको कहा ना, वो एकदम हड़बड़ा जाता है। जानते क्यों? क्योंकि आपने उसको अवेयर कर दिया। अगर आप अवेयर नहीं करोगे ना, तो वो फिर अनकॉन्शियसली गुस्से को या इरिटेशन को रिलीज करेगा ही इस तरह से। तो इसीलिए अगर इन चीजों को आपको जीतना है, तो आपको अवेयरनेस के लिए मेडिटेशन जो वर्ड है वो इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, मेडिटेशन इज नॉट फॉर द गॉड, मेडिटेशन उसके लिए नहीं होता। मेडिटेशन का पर्पज ही यही है कि इट्स एन आर्ट ऑफ लिविंग, कि आप जब दुनिया में जी रहे हो, आप हजारों
मतलब आसपास में कई नेगेटिव लोगों के साथ जियोगे और आपकी रिएक्शन होना स्वाभाविक भी है। तो अब ये रिएक्शन भी कर करके अपने आप को क्यों मारते हो भाई, अपने आप को क्यों तोड़ते हो? आप उससे अच्छा है कि आप थोड़ा अवेयरनेस डेवलपमेंट करके आप उसको न्यूट्रल भाव से उसको एज ए वॉचमैन की तरह ऑब्जर्व करो और अपने रिएक्शन अब कॉन्शियस रिएक्शन करो। यानी कि अब आपके विजडम से रिएक्शन हो रहा है, विवेक से हो रहा है, जो आप जनरली आदमी के पास उस समय ऐसी अवेयरनेस कम होती है। ये अल्टीमेटली यू आर सब। हाँ मैं आपसे ये भी हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी, बोलिए। जितनी भी मतलब अगर आपको रिएक्ट नहीं करना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि वो कैसे दूसरों के दिमाग से खेलें, हाँ कैसे जी, दूसरों का इस्तेमाल अपने पक्ष में करें। माइंड गेम्स जो होते हैं, उनको पता है इस तरह रिएक्ट करेगा। खास तौर पे महिलाओं की बात करें तो ज़्यादातर जो मेल होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि किस तरह उनकी इमोशंस को मैनिपुलेट किया जाए और फिर उसका अपने फेवर में इस्तेमाल किया जाए। तो जब इस तरह की तो देखिए उसमें किस तरह का रिएक्शन आना चाहिए कि वीक एक सॉफ्ट टारगेट है और एक है जिसका जो है कि उस माइंड गेम्स के ज़रिए दूसरे बंदे को मैनिपुलेट करना है, देखिए मैं एक क्योंकि बात वो बताता हूँ ज़्यादा आपको। इमोशनल है। तो हम क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो हाँ, इस तरह दूसरों के इमोशंस को जो के साथ खेलने वाले लोग हैं, उनके साथ किस तरह डील किया जाए? देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको, क्या होता है कि आज देखिए मैं भी एक परिवार में जी रहा होता हूँ और कई तरह के परिवार में टेढ़े-मेढ़े लोग भी होते हैं, सब होते हैं। तो मैंने क्या देखा मालूम है, पहली बात मैंने क्या देखी मालूम है कि फर्स्ट थिंग मैंने उनको एक्सेप्ट किया कि भाई दीज़ पीपल हुँ। आर लाइक दिस एंड ऑफ़न दे व्हेनेवर दे कम, जब भी वो आते हैं तो वो हमेशा टॉन्ट मारते हैं, यानी तो वो क्या कहते हैं ना कि वो मतलब टॉक्सिक पीपल जो होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो मैंने कहा तो मेरे दिमाग में क्या मालूम है, मैं ना अंदर से हँस रहा होता हूँ क्योंकि मैंने एक्सेप्टेंस कर लिया। देखिए पहली बात, जनरली लोग क्या करते हैं मालूम है, एक्सेप्टेंस ना करके क्या बोलते हैं, नहीं इसे ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। अरे भैया मेरा सिद्धांत क्या, देखो मैंने फिर ये सब चीज़ें कैसे डेवलप की, मैंने एक शेर बनाया कि ऐसा क्यों पूछना ईश्वर से बेकार है, ऐसा है स्वीकारो जीवन का यही सार है। मैंने ये समझ लिया, हर आदमी अपने कई पास्ट लाइफ का कर्मों का डिजाइंड पर्सनालिटी है और सिर्फ पास्ट लाइफ के कर्मों का नहीं, हजारों जन्मों का, साथ साथ में इस जन्म में आने के बाद फिर माँ बाप के संस्कार, परिस्थिति के संस्कार, समाज के संस्कार और अपने खुद के आइडिया कॉन्सेप्ट का ऐसा बना हुआ बेचारा पुतला है, यानी कि वो कितनी चीजों का बाई प्रोडक्ट है, जरा सोचो। और फिर एक आदमी कहता है व्हाई इज लाइक दैट। अब जरा सोचो कि एक आदमी जब डेवलप होता है कितने इन्फ्लुएंसेस के साथ में जो है वो बन रहा होता है। तो अब हम सडनली हमारे फिट नहीं बैठता तो हम कहते हैं व्हाई इज लाइक दैट। अरे भैया है, भैया कांटा है, तो मैं उसको क्या कहता हूँ, मैं कांटा है ना, चुभता है ना, तो अब कांटे के बारे में कब तक चर्चा करते रहोगे भैया, वो तो आप युवा आप कहोगे साहब 10 साल से चुभ रहा है साहब, कल भी चुभा, परसों चुभा, अभी भी चुभा, थोड़ी देर पहले चुभा, तो ऐसे कितनी देर तक ऐसी बातें करते रहोगे, समझ जाओ कांटा है, चुभता ही और करता क्या है। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं तो तो वो एक्सेप्टेंस बच करो। के निकलना। और फिर बाद में फिर क्या करो, लगता है कि नहीं कांटे के साथ तो रहना पड़ेगा जी, तो फिर वो उनसे बचने के रास्ते बनाओ, यानी कि प्लास्टिक लगाओ, कुछ पट्टियां लगाओ, कुछ उसको या उसके ऊपर कोई ढक्कन लगाओ जिससे मतलब कि वो कांटा कम से कम चुभे। अब ये तो स्थिति पैदा करनी पड़ती क्योंकि ऐसे लोग हमारे परिवारों में रहते ही है कि जिनके कांटे को थोड़ा रोज थोड़ा हल्का फुल्का, लेकिन घाव ज्यादा ना हो जाए इसके लिए हम थोड़ा प्रिवेंशन कर लेते हैं, यूं समझ लें। लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना एक हंसी आ रही होती है कि यार ये अब आएगा और ये अब ऐसे ऐसे बोलेगा, ऐसे ऐसे करेगा। मैं मतलब जानता हूं, इसलिए लेकिन वो एक्सेप्टेंस में आधा तो रिएक्शन मेरा वहीं से खत्म हो गया, क्यों, मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। और देखिए क्या होता है, हर आदमी को आज नहीं तो है ना कल ये अवेयरनेस तो डेवलप करनी पड़ेगी कि लाइफ को है ना ऐसे ऊपर से सैटेलाइट की तरह देखना पड़ता है कि मैं एक अलग पर्सनालिटी हूँ, ये एक डिफरेंट पर्सनालिटी है और ये दोनों में जो है लाइकिंग नहीं हो पा रही है, ये कुछ अलग ढंग से बिहेव करता है, ये कुछ अलग ढंग से बिहेव करता है। तो आप जब उसको न्यूट्रल होकर दोनों को ऑब्जर्व करके जज कर रहे होते हो ना, तो फिर आपके अंदर थोड़ी रिलैक्सेशन आती है कि यार अब मैं भी तो एक अलग टाइप का व्यक्तित्व हूँ, वो भी एक अलग टाइप का ना भाई। तो सबसे पहला सिद्धांत है एक्सेप्टेंस, जो मैंने अभी तक मैंने अपनी लाइफ में जैसे बोलते ना आनंद और शांत रहने का तरीका मैंने खोजा कि, और दूसरा तरीका क्या मालूम है, जितना आप
अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रेसफुल बनाते हो और वीक बनाते हो ना, तो आपकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए क्या होता है कि कई लोग जो है जो ना सेंटिमेंट बोलते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं, ज़रा-सी बात पे तुनक तुनक जाते हैं। जैसे बोलता है ना कि ये तो चिड़चिड़ा ही है, ये तो हर वक़्त चिढ़ता ही रहता है। उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी जो है ना इतनी हाई हो जाती है, और उसका कारण क्या होता है? दे डोंट टोन अप देयर नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम देखिए, अल्टीमेटली इमोशन कोई भी क्रिएट होने दो, हु इज गोइंग टू रिएक्ट थ्रू व्हाट यू आर गोइंग टू रिएक्ट, यू आर गोइंग टू रिएक्ट थ्रू योर नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है ना आपका, आप जितना उसको स्ट्रांग बनाओगे, कैसे मालूम है? बाय एक्सरसाइज, बाय मोर, और बाय और उसको, तो उससे क्या होता है कि आपकी फिर रेसिस्टेंस जो है ना थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आपने कभी भी नोट किया होगा कि अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के जितने मेथड है वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो एक्सरसाइज और योगा प्राणायाम ये सब जो अब जितने भी फैक्टर है वो तो काम करते ही हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जानते हो क्यों? आपने कभी भी नोट किया होगा कि अगर आपके खाने में डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, ये यानी कि आपका केमिकल इम्बैलेंस होता है, जिसमें कुछ जी, सर्टेन मिनरल्स आपके कमजोर है, आपका बी कॉम्प्लेक्स कमजोर है, आपका बी, आपके और भी जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे नर्वस सिस्टम मतलब यूज करते हैं, यानी कि जो मिनरल्स अगर वो कमजोर हो गए आपके खाने में, तो आप है ना अननेसेसरी सेंसिटिव बने रहोगे। और जैसे ही आपकी वो जी। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पूरी बॉडी को मिल जाती है ना, तो थोड़ा हमारी बॉडी अब जैसे काम डाउन होने लगती है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि हम लोग रेकी हीलिंग फाउंडेशन में रेकी सिखाते हैं, तो अब जो लोग रेकी सीख के जाते हैं, तो मैंने क्या देखा कि ये लोग जो फैमिली में बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, एक जमाने में गुस्सा करते थे, बहुत ज्यादा दुखी भी, डिप्रेशन में जाते थे, तो मैंने देखा कि इनको रेकी करके इन लोगों ने, जब वो मुझे वापस मिलते हैं तो कहते हैं सर अब बॉल बिल्कुल बैलेंस हो गए सर, बहुत अच्छा लगने लग गया। तो कारण क्या हुआ कि उनकी बॉडी की रेकी चूंकि एक एनर्जी मेडिसिन है, एनर्जी बॉडी को सप्लाई कर रही होती है। तो मैंने क्या देखा, जब आपकी एनर्जी स्ट्रांग बॉडी को मिलती है, तो आपका नर्वस सिस्टम टॉलरेंस बढ़ा देता है। देखिए घटनाएं वहीं पर ही है हुँ। कि उसी घटना को हर आदमी अलग अलग ढंग से रिएक्शन कर रहा होता है, तो इसलिए आपकी बहुत अच्छी टॉलरेंस बढ़ जाती है। मैं एक छोटा सा इसके अंदर एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाना चाहूंगा। जैसे आप जानते हैं कि बॉम्बे में ना लोकल ट्रेन है, ठीक है? वहां पर क्या होता है, बड़ी भीड़ धड़के में लोग जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब देखिए एक आदमी है, उस भीड़ के अंदर ट्रैवल कर रहा है, और उसको जैसे ही उसको 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 धक्का लगता है, तो वो क्या करता है, वो उस इधर से धक्का लगे तो यूं हो जाता है, इधर से धक्का लगे तो यूं हो जाता है। तो वो धक्का लगता रहता है और वो इधर उधर होता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में उसने क्या एक्सेप्ट किया, मैं भीड़ में हूँ, धक्का लगने के सिवा होता ही क्या है, तो लगने दो, मैं इस तरफ हो जाऊंगा, उधर लगेगा तो इधर हो जाऊंगा। तो ही अकोमोडेट हिमसेल्फ, क्यों? उसको वो अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि भीड़ है। और एक आदमी है, जरा सा धक्का, भीड़ में धक्का लगते ही एकदम थोड़ा चिढ़ के बोलता है, दिखता नहीं क्या भाई साहब, आप थोड़ा बराबर ढंग से खड़े हो जाइए जी। तो अब वो आदमी ने अलग ढंग से रिएक्शन किया। अब ये दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी जो है, वो उसको उसको भी धक्का लगा। अब उसको धक्का लगा तो उसने क्या कहा मालूम है, भाई साहब आपको शायद थोड़ी तकलीफ हो रही है, मैं जरा साइड में हो जाता हूँ, आप मेरे पास इधर खिसक के आ जाइए। अब देखो, अब धक्का एक जगह पर, धक्का वही है, सेम है, पर यहाँ पे इस आदमी ने क्या किया, उसको बड़ा प्रेम करुणा, मतलब एक सहयोग कॉपरेशन करके उसको अकोमोडेट करने की कोशिश की। अब वो धक्का वही था, और एक आदमी को धक्का लगते ही इतना जोर से गुस्सा आया कि वो अंदर ही कुड़कुड़ करके जो है परेशान होता रहा, चिल्लाता रहा, और वो गुस्सा इतना दिमाग में रहा कि वो जब बाहर निकला तो रास्ते में जाते कुत्ते को उठा के पत्थर भी मारा उसने, और घर जाकर उसने बच्चे को भी पीटा। मतलब वो गुस्सा घर तक लेके आ गया। तो अब ये जो आदमी के अंदर जो कैरी इनटॉलरेंस करने है, का एक हाँ। हाँ तो इतने आपने जिस लंबे तरीके से समय एक का, कहा कि कुछ लोग अपने नर्वस सिस्टम को बहुत कमज़ोर बना लेते हाँ जी, हैं, जैसे न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, तो आप कह रहे हैं कि केमिकल इम्बैलेंस होने से भी ऐसा होता है कि आपका नर्वस सिस्टम वीक है, तो आपकी जो रिएक्शन है वो ज़्यादा होंगे, बिल्कुल। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग कम होंगे। तो किस तरह अपने मेंटल हेल्थ को जांचना चाहिए कि हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी जो इमोशनल हेल्थ है उसको, जो इमोशनल हेल्थ है उसको किस तरह जांचा जाना चाहिए कि इमोशनल हेल्थ, इमोशनली है
हेल्दी देखिए मैं हम एग्जांपल देता हूँ, और देखिए लगातार किस तरह से न्यूट्रिशन देते रहना चाहिए, जैसे कि फिजिकली भी हम अपने शरीर को न्यूट्रिशन देते हैं, तो किस तरह इमोशनली भी बैलेंस रहने के लिए खुद को न्यूट्रिशन देते रहना चाहिए। हाँ, देखिए न्यूट्रिशन में जो है ना बेसिकली जो बी बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जितने भी चीजें होती है और कैल्शियम वगैरह जो होता है और ये सब चीजें हमारी बॉडी को मिलते रहना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो जैसे कहते हैं ना कि नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे जो 3-4 चीजें हैं कि एक तो नट्स जो होते हैं जितने भी, जैसे कहते हैं ना जी। दिमाग खराब है तो बादाम खाया कर, ऐसे बोलते ही हैं। तो नट्स और सीड्स जो होते हैं उनके अंदर जो फैट कंटेंट होते हैं और उनके अंदर कई तरह के कैल्शियम वगैरह भी होते हैं। तो नट्स और सीड्स का थोड़ा उपयोग करते रहने से हमारी नर्वस सिस्टम की स्ट्रेंथ जो है काफी बेटर हो जाती है। और दूसरा जो है हमारा स्प्राउट्स जो होते हैं उसमें भी बी कॉम्प्लेक्स काफी डेवलप हो जाते हैं जब वो स्प्राउटिंग हो जाती है। और तीसरा जो है होल ग्रेन जितने भी होते हैं ना जी। जो फाइब्रस होते हैं, तो फाइब्रस फूड जो है ना दे आर रिच इन बी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स, मिनरल्स में। तो आप इसलिए जो लोग होल ग्रेन इस्तेमाल करते हैं, देखिए एक आदमी व्हाइट चावल खाता है और एक आदमी ब्राउन राइस खाता है, एक आदमी मैदे की रोटी खाता है और एक आदमी जो है दलिया और होल ग्रेन खाता है, तो उसका बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है। तो और एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि नर्वस सिस्टम तो स्ट्रांग तो मिला मिलाया है, उसको कमजोर करने वाले फैक्टर को अगर हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपका नर्वस सिस्टम बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। जैसे इसमें रोल प्ले करते हैं मैदा, चीनी और रिफाइंड प्रोसेस्ड ऑयल्स वगैरह। देखिए मैदा और चीनी जो लोग खाते हैं ना वो बॉडी को कभी दे के नहीं जाते, ये हमेशा बॉडी में से लेके जाते हैं। जैसे ही हम एक ब्रेड खाई, हमने चीनी खाई, हमारा कैल्शियम, हमारा फॉस्फोरस, हमारा मैग्नीशियम, हमारा बी कॉम्प्लेक्स सब लुट गया समझो। और वो जितना ज्यादा चीनी है, जितना ज्यादा मैदा है, उतना नर्वस सिस्टम आपका डाउन होता जाएगा और आपकी जो रिएक्टिव कैपेसिटी है इमोशनल वो बढ़ती चली जाएगी, आपकी सेंसिटिविटी हाई होती चली जाएगी, आप जल्दी जल्दी चिढ़ते जाओगे। तो इसीलिए अब ये इसका कारण आपको भी समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा चिढ़ता क्यों हूं, मैं चिढ़ना तो चाहता तो नहीं हूं पर मेरे से क्यों हो जाता है। लेकिन इसमें न्यूट्रिशन एक खैर एक बहुत बड़ा रोल है और एक्सरसाइज का भी मैंने बताया कि उसका भी रोल है, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है जी। टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है। लेकिन जो तीसरा जो रोल है वो समझना क्या जरूरी मालूम है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को समझना बहुत जरूरी है। इसमें मैंने जो आज तक मैंने इसके अंदर जो मैंने विक्ट्री की है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ विक्ट्री वो है सबकॉन्शियस के थ्रू। देखिए हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना ये हमारा कंडीशन माइंड है, हम जो प्रोग्रामिंग आदत डालते वो इससे प्रोग्राम हो जाता है। तो अब जी। सबकॉन्शियस का गेम क्या मालूम है, इफ यू वांट टू चेस समथिंग, इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं कि आप एक नया थॉट क्रिएट करें जो आप जैसा चाहते हैं और उसको रेगुलरली अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के द्वारा आप अपने माइंड में रोज उसकी प्रोग्रामिंग करें, तो धीरे धीरे एक न्यू नर्व पाथ जो है आपके ब्रेन में डेवलपमेंट होगा और फिर आपकी वो दूसरी वाली हैबिट आपकी डेवलप होने लगेगी। जैसे मैं आज राइट हैंड से खाना खाता हूं तो अब मेरे को लेफ्ट हैंड से खाना अच्छा नहीं लगता, पर मैंने अगर राइट हैंड को धीरे धीरे मैंने लेफ्ट हैंड से भी थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया, 2 दिन 4 दिन बाद में क्या होगा, मेरा लेफ्ट हैंड अकोमोडेट करने लग जाएगा। तो इस तरह से एवरीथिंग इज चेंजेबल, एवरीथिंग कैन बी चेंज। तो देखिए अब मैं एग्जांपल देता हूं तो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे चेंज किया मालूम है, यू कैन चेंज ऑल योर हैबिट्स आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग इज रोबोटिक रिएक्शंस एंड हैबिट्स। तो आप उसके लिए क्या करें कि तो आप आराम से जब सुबह उठते हैं पलंग पे, तो आप उठ के पलंग पे है ना आप 21 टाइम्स ये अफर्मेशन आप दोहराएं। जैसे मान लो मुझे गुस्सा बहुत आता है तो मैं अब क्या बोलूंगा, in every situation I am always relaxed and peaceful। मैं हर स्थिति में हमेशा बहुत शांत और रिलैक्स रहता हूँ, इसके कारण मेरे संबंध सब लोगों के साथ बहुत प्रेमपूर्ण और मधुर है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी कल्पना में क्या देखूंगा मालूम है कि मुझे ऑटो वाला गलत बोल रहा है, मेरे हस्बैंड गालियां दे रहे, मेरी पत्नी झगड़ा कर रही, मेरे बच्चे बात नहीं मान रहे, लेकिन मैं बड़ा शांत होकर सबको सुन रहा हूँ। यानी कि जो मैं चाहता हूँ, व्हाट आई वांट, I am focusing on that and I am creating that new energy in my brain pattern। समझे ना, that new thought। तो जो जो मेरे जीवन में कमजोरियां है
कि यार यानी कि मैं तुनक मिजाज हूँ, यानी कि मैं छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता हूँ, तो अब आपको फिर उसका उल्टा उल्टा पॉजिटिव वे में आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना पड़ेगा कि नो मतलब पीपल अप्रिशिएट मी, माय बिहेवियर, माय माय नो आई एम नॉन रिएक्टिव टू। अब मैं समता भाव में रहने की, समता भाव का मतलब है इक्विनमस, मैं अब हर परिस्थिति में बड़ा रिलैक्स्ड और समता भाव में रहता हूँ। अब मैं नॉन रिएक्टिव हूँ और अब मैं वॉचमैन की तरह लाइफ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो आपको ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डायलॉग जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको प्रेजेंट टेंस में आप उसका एग्जैक्ट अपोजिट आपको उसको अफर्मेशन बोल करते हुए रोज और कल्पना में देखते हुए, यू मस्ट सी दैट। जानते हो क्यों? क्योंकि विजुअलाइजेशन करने से क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड उसको लिटरली ना ले रहा होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर आपके it take 21 days to practice this habit. Everything changes in the brain in 21 days. तो आपके ब्रेन में क्या होता है, फिर एक नया नर्व पाथ बन जाता है एंड सडनली वन डे यू विल फाइंड कि आपके हैबिट में वो चीज आ गई ऑटोमेटिकली। अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैं पहले ना एक जमाना था जब मैं बहुत जल्दी खा लेता था, तो क्योंकि वो अनकॉन्शियसली हैबिट थी, बैठते ही फटाफट खा लिया और चबाया भी नहीं, निगल लिया, एक आदत थी। और आंखें ना ऐसे टमटमाता रहता था, ऐसे ऐसे इधर उधर देखता रहता था। तो लोग बोलते थे कितना बेचैन है यार तू, तेरा नाम बेचैन आत्मा है। यानी कि मुझे एक जमाने में लोग बेचैन आत्मा बोलते थे। तो फिर मैंने जब ये सब साइंस समझा, मैंने भी जब ये साइंस समझा, अब मैं सिखाता भी हूँ, तो फिर मैंने अपने आप को रिवर्स कह के सोच करना शुरू किया कि अब मैं बहुत आराम से बड़ा रिलैक्स होकर फोकस होकर भोजन करता हूँ और हर निवाले को ध्यानपूर्वक खाता हूँ और अच्छी तरह चबा के खाता हूँ। तो ऐसा करके मैंने ऐसे अपने आप को बोलना मतलब कहना शुरू किया, विजुअलाइजेशन में देखना शुरू किया। तो मैंने जितनी मेरी कमजोरियां थी, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह समझ गया था कि अल्टीमेटली आई एम नथिंग बट ए प्रोडक्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो फिर मैंने क्या किया, अपने सारे सबकॉन्शियस माइंड में जो जो मुझे चाहिए था, कि मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी मतलब चिड़ेगी तो मुझे गुस्सा आएगा, या मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, मेरा नौकर बात नहीं मानेगा तो मेरा दिमाग खराब होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या सारा दिन ऐसे ही करता रहूं। तो मैंने देखा कि नहीं, मुझे दुखी नहीं होना भैया। देखिए सबसे पहले तो मैंने अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया कि भाई साहब अब मुझे रिएक्टिव नहीं बनना, मुझे दुखी होकर बीमार नहीं पड़ना भैया। ये तो लोग तो चारों तरफ नालायक है ही भैया, तो मैं इनके कारण क्या बीमार पड़ जाऊं, मैं दुखी हो जाऊं, मुझे नहीं होना भैया, मैं तो मस्ती से जीना चाहता हूं भाई। तो ये एटीट्यूड पहले डेवलप तो किया कि भाई दुखी नहीं हो, तभी तो आप अपने लिए कुछ एफर्ट करोगे। तो एक तो होता है कि ऐसे कैसे कैसे सुखी हो जाएगी, कैसे सुखी हो जाएगी, अरे ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। जस्ट ऑब्जर्व दैट व्हाट इज हैपनिंग विथ यू, बस उसके बाद रास्ता चेंज करना है ना तो चेंज करो इस तरह से। तो मैंने बहुत सारी अपनी जितनी मेरी कमजोरियां थी, मेरी हैबिट्स थी, मैंने सारी चेंज कर दी बिल्कुल। और अब मेरे लिए क्या मालूम है, अब रिएक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, बता रहा हूँ बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि मेरी हैबिट चेंज हो गई अब सारी की सारी। तो ये बातें जो है ना लोगों को समझना जरूरी है कि न्यूट्रिशन ठीक करना, एक्सरसाइज करना, इमोशन अगर आ रहा है तो अगर देखिए कॉन्शियस होगा ना तो आप उसको कॉन्शियसली रिलीज करोगे। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए मेरी बीबी चिढ़ रही है किसी बात के ऊपर, तो एक जमाना होता था कि मैं क्या तुमने ऐसा कैसे बोल दिया मेरे को, मान लो मैं अनकॉन्शियस रिएक्शन करता था। अब मैं है ना उसको हंस के उसको देख रहा होता हूँ कि ये गुस्सा कर रही है, देखो ये मुझे शिकायत कर रही है, देखो मुझसे नाराज हो रही है, तो मैं ना मुस्कुरा के देख रहा होता हूँ। तो अब मैं उसको सॉल्यूशन, अब मैं तो उससे क्या हो रहा है मालूम है कि अब मैं समझ गया हूँ कि यार आफ्टर ऑल बेचारा उसको परेशानी हो रही है। मैं अब उसको ऐसे नहीं देखता कि ऐसा क्यों कर रही है, मैं ऐसा देखता हूँ इसका नेचर है, वो आज थोड़ा मूड लगता है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो थोड़ी चिल्ला रही बेचारी, कोई बात नहीं 2 मिनट में शांत हो जाएगी। तो अल्टीमेटली समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर आदमी है ना टेम्पररी जो है ना वो रिएक्शन कर रहा होता है। तो इस तरह से तो ऐसे तो ये सारे इमोशन को जो है ना देखिए, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, न्यूट्रिशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर लाइफ and accepting every individual as it is without asking that why he is like that, तब जाके आपको इमोशनली है ना अपने आप को इस बाजार के अंदर आप स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। और नहीं तो क्या होता है, आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि यार मैं कब तक रिएक्ट करूं,
कब तक ये रोज की किचकिच भाई? या आज सुबह उठा तो फिर वापिस वही बात, कल उठा तो फिर वही बात। भैया 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, साल हो गया, क्या मैं रोज यही कहानी रिपीट करता रहूं? क्या मैं इसी तरह प्रतिक्रिया करता रहूं? तो आपके अंदर जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी, हाउ लॉन्ग आई विल डूइंग लाइक दैट, अल्टीमेटली व्हेन आई एम गोइंग टू लिव। तो ये जब क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए ना, तब मैंने कहा नो, आई मस्ट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है ना, आप दूसरों को दोष देकर अपने इमोशन को स्ट्रांग नहीं बना सकते। ध्यान रखना, आपको अपने आप को ही समझना पड़ेगा और अपने भीतर जाना पड़ेगा। ये एक बहुत जरूरी बात हर आदमी को समझनी चाहिए। जी, बिल्कुल, कई बातें आपने बताई कि किस तरह से इमोशनली स्ट्रांग रहना चाहिए, किस तरह से खुद को हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, किस तरह से खुद को स्ट्रांग रखना चाहिए और चाहे अनशेकेबल रहना चाहिए। आपका माइंड आसपास की परिस्थितियों से जो है वो उसका उस पर असर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कई बातें ऐसी भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई स्थितियाँ होती हैं जीवन में जिसमें जैसा कि मैंने ज़िक्र किया पहले कि इमोशनल गेम खेल रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जानबूझ के वो ये भी कहा जाता है कि अच्छे खासे इंटेलिजेंट इंसान को क्योंकि वो शरीफ है या सिंपल है, तो बेवकूफ बनाने तक में लग जाते हैं क्योंकि दूसरा शातिर है। हर तरह के लोग हैं आपके आस-पास। तो ऐसे में जो इस तरह के गड्ढे होते हैं, जो इस तरह के टॉक्सिक लोग होते हैं, उनको कैसे पहचान कर आपका रिएक्शन आना चाहिए? देखिए पूर्णिमा जी, एक ज़माने में जैसे कहते हैं ना कि मैं बहुत शराफ़त में जी गया, मैं उसको शराफ़त के हैज़ार्ड्स कहता हूँ। शरीफ आदमी को ना इतना भी शरीफ रहना नहीं चाहिए। हमारे भारत में है ना, जितने भी ये जो दुर्गा और विष्णु के फ़ोटोग्राफ बताए जाते हैं, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे उनके हाथों में हथियार होते हैं। आप जानते हैं हथियार क्यों है? कि आदमी है ना खाली शंख और कमल से नहीं जीवन चलता है भाई, आपको है ना चक्र और गदा भी हाथ में रखनी पड़ती है। तो इसलिए विष्णु भगवान बिल्कुल। रूप देखते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे कृष्ण को संपूर्ण अवतार कहा गया। क्यों मालूम है? क्योंकि जहाँ आपको देखिए शरीफ आदमी की प्रॉब्लम क्या मालूम है? वो है ना कई जगह पे अपने आप को रेस्ट्रिक्शन करने की कोशिश करता है। देखिए कृष्ण ने चालाकी करनी चालाकी की, झूठ बोलना था झूठ बोला, अपहरण करना था अपहरण किया, क्रोध करना था तो पहिया उठा के भागे महाभारत में पीटने के लिए, कंस को मारना था तो हिंसा भी कर ली। तो क्या होता है कि एक्चुअल जो लाइफ में जो हर आदमी को है ना ये समझना ही पड़ता है कि अगर आपके शराफत में आप बर्बाद हो रहे हो, लुट रहे हो ना, तो आपको चेंज होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, लोग आपको खा जाएंगे। देखिए लोग कहते हैं ना कि मुझे उसने लूट लिया जी। मैंने कहा नहीं, तुमने लुटाने के लिए दरवाजा खोल के रखा था, तुम बड़े शरीफ बने हुए थे। तो मैं यूं कहता हूँ, तो भैया क्यों लुटने दिया? देखिए मुझे भी, देखिए मैं जब एक जमाने में मेरे साथ भी है ना, मैंने लोगों पे भरोसा कर करके मैं भी बहुत लूटा, यानी कि मुझे भी बड़ा लोगों ने लूटा। फिर धीरे धीरे अक्ल आई और मैं ना पहले जबान पे विश्वास कर लेता था, तो अब फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं भैया, चाहे रिश्तेदार भी हो, चाहे दोस्त भी हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स के बिना काम ही नहीं करना भैया। जो करना है पक्का काम करना है। यानी कि ये सब चीजें देखिए हमारे अंदर थी नहीं। हम तो पहले फेथ कर लेते थे, लोगों पे जबान पे भरोसा कर लेते थे, लेकिन समय ने हमें सारी अक्ल दी कि आपको कैसे स्ट्रांग बन के संसार में जीना है। देखिए पूर्णिमा जी, आपको अगर इस संसार में जीना है ना, तो आपको राजनीति, आपको कूटनीति, आपको साम दाम दंड भेद, आपको ये जितने हथियार है, जिसको हम दुर्गुण कहते हैं, सद्गुण कहते हैं। देखिए दुर्गुण कुछ नहीं होते। जहाँ क्रोध चाहिए वहां क्रोध करना ही चाहिए, जहाँ हिंसा करनी वहां हिंसा करनी पड़ेगी, जहाँ झूठ बोलना है वहां झूठ बोलना ही चाहिए, जहाँ चापलूसी की जरूरत है वहां चापलूसी करनी चाहिए। क्यों? दीज आर ऑल वेपन्स। आप इनको ना आदर्शवाद की स्केलों में ना तराजू में माप नहीं सकते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, एवरीथिंग, देखिए सद्भावना से हम कोई भी उपयोग किए गए सारे दुर्गुण सद्गुण होते हैं, बस सीधी बात है। अगर आपके भाव सत है तो आप जो भी हथियार का इस्तेमाल करोगे वो सही ढंग से करोगे। तो इसलिए क्या होता है, पहली बात क्या मालूम है मुझे है ना, ऐसे सिंपल सादा आदमी बन के, ऐसे शरीफ आदमी बन के जीने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे रहोगे ना तो लोग तो तुम्हें लूट के जाएंगे ही, ये तो पक्की बात समझ के चलो। तो देखिए मैं भी सचमुच, हम पति पत्नी दोनों भी बहुत ही सरल स्वभाव के रहे हैं, लेकिन हमें मजबूरन हमें बहुत स्ट्रांग बनना पड़ा। और आज हमें
कोई उल्लू नहीं बना सकता। क्यों? अब उल्लू बनाने के लिए हमने सारे दरवाजे थोड़े बंद कर दिए हैं, अब यूँ समझ लें। तो शरीफ आदमी को तो शरीफ आदमी को लूटने को सब तैयार है। तो आपको देखिए, परिवार में भी आप जब रहोगे ना, कोई आपकी प्रॉपर्टी हड़प रहा होगा, कोई आपको नीचा दिखा रहा होगा, आपको कई तरह से कई लोग व्यंग मार रहे होंगे, तो अब क्या करेंगे? देखिए, मुझे तो एक गाना है ना, वो बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा उसको अपना के चलता हूँ कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ज्यादा ही नालायक होता तो मैं उससे थोड़ा दूर हो जाता हूँ और कहता हूँ चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ताल्लुक जब बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना बेहतर, तकल्लुक जब रोग हो जाए तो उसको छोड़ना बेहतर, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो इसीलिए मैं तो इस चीजों को फॉलो करता हूं कि भाई ज्यादा ही चुपता है तो कम वक्त फिर दूर होने की कोशिश करो। क्या करोगे, कब तक चुपते रहोगे, उनको सारे दिन उनके रिएक्शन में बैठे रहोगे। तो पर हाँ, देखिए मेरे पास में बहुत सारे पति पत्नी के केसेस आते रहते हैं काउंसलिंग के लिए। तो मैं सबसे पहले पति और पत्नी जो आते हैं तो मैं उनको क्या बोलता हूँ मालूम है कि आप ये बताओ कि आप अपने पति के जितने नेगेटिव पॉइंट हैं या पत्नी के जितने नेगेटिव पॉइंट है वो तो आपने बता दिए, अब आपके पति में अच्छे अच्छे गुण क्या है वो जरा मुझे लिख के बताओ सारे, और आपकी पत्नी में क्या क्या अच्छे अच्छे गुण हैं जरा वो लिख के बताओ। तो वो काफी अच्छे क्वालिटी का उसमें जो गुण जो है लिख के बता तो देते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ भाई अब तुम परसेंटेज वाइज देखो कि 2-3 गुण थोड़े कमजोर से थे, बाकी सब तो अच्छे थे ना, तो फिर तुम उसके साथ क्यों इतना परेशान हो रहे हो? देखिए हमारा जीवन कैसा हो गया मालूम है, ये जो सफेद बोर्ड होता है ना उसमें 2 काले डॉट होते हैं ना, तो सारी जिंदगी हम क्या देख के बिता देते हैं मालूम है कि सफेद को तो 90% को, वो काले 2 डॉट को देखते रहेंगे सारी जिंदगी। ये सब चिढ़ती बहुत है, और ये सब खाना ढंग से नहीं बनाती यार, यानी तो मेरे हस्बैंड है ना लेट बहुत आते हैं, अरे मेरे हस्बैंड है ना चिढ़ते बहुत है यार, अरे मेरे हस्बैंड है ना गुस्सा बहुत करते हैं यार। तो आप वो 2-3 जो उसकी कमजोरियां है ना, हमारा सारा जीवन उसको देखने में खत्म हो जाता है। हम उसके जो व्हाइट बोर्ड है हम उसको कभी जीवन भर देख नहीं पाते। तो क्या होता है, हर आदमी में अच्छा बुरा दोनों होता है। तो आपको मैक्सिमम लगता है कि भाई नहीं बुरे की कुछ ज्यादा ही परसेंटेज बढ़ गई है, तो बहुत सारी जी बिल्कुल। तो वो हमेशा आपको अच्छा देखना चाहिए, आप कह रहे हैं सर्वाइवल स्किल्स होते हैं, कुछ लोग, हम लोग प्रोफेशनल भी हैं, समाज में भी रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ब्रेन बहुत शार्प दी है भगवान ने, क्वालिफिकेशन भी अच्छी दे, ऐसे में जो दूसरे लोग होते हैं जिनकी जो उन सब अकम्प्लिशमेंट को अपनी जिंदगी में जिनकी से वो तरह से नहीं आ पाई, तो वो बुलिंग में लग कि ये कोई मौका ढूंढते हैं कि इस अच्छी पर्सनालिटी वाले को नीचा दिखा, तो मौका ढूंढते हैं कि इसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा, इसके बारे में कुछ, इसको मुंह पर कुछ नीचा दिखाया जाए या बुलिंग की जाए, या अपनी लाइन बड़ी करने की चाहे दूसरे की कोशिश कर, माइंड गेम, या फिर वही कि कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां डेवलप करना कि दूसरे की, अब क्योंकि हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात कर रहे हैं, तो दूसरा कोई इमोशनली वीक पॉइंट पकड़ के उसी पे खेलते रहना ताकि उसको नीचा दिखाए, और वो एक अलग तरीका उनको सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है ये करके। अब जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो इनसे डील कैसे किया जाना चाहिए? देखिए पूर्णिमा जी, एक बात जो है ना हर आदमी को समझना बहुत जरूरी होता है कि हर आदमी की लाइफ की परिस्थितियां बहुत अलग अलग होती है। कईयों की अच्छी परवरिश होती है, अच्छी पढ़ाइयाँ हो जाती है, अच्छा पैसा मिल जाता है, कईयों को नहीं मिलता है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आदमी को ना ही शुड एक्सेप्ट हिम एज इट इज एंड ही मस्ट लव हिम एज इट इज। उसको कारण क्या है, उसके पास कहीं पर भी अपना कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या आलम है, वो उसको खुद ही अपना मजाक उड़ाने की आदत पड़ जानी चाहिए कि जिससे संसार का कोई आदमी तुम्हारी मजाक न उड़ा सके। आपने देखा होगा कि जैसे कोई मोटे लोग तुम्हारे घर में आते हैं ना, तो वो क्या बोलता है, अरे भाई साहब ये आपकी छोटी मोटी कुर्सियां मेरे काम नहीं आने वाली है, हमें तो बड़ी कुर्सी चाहिए जी। हम देखो भाई, हम तो खाने वाले लोग हैं भैया, हम तो मोटे हैं, देखिए हम तो देखिए 4 रोटी ज्यादा खाएंगे जी हम तो क्या होता है ना, वो अपना खुद का मजाक जो है ना उड़ाने की आदत डाल देते हैं। वो देखो भैया, देखो भाई तुम तो हो पैसे वाले भाई, हम तो है गरीब आदमी भैया, भैया हमारे तो साइकिल से काम चल जाता है, अब तुम्हारा तो भाई BMW के बिना काम नहीं चलता भैया, लेकिन हमारा साइकिल चल जाते हैं, हम तो साइकिल के मजे ले लेते हैं जी। तो होता क्या मालूम है कि आपका जो
आपके अपने आप को आपने समझ लिया कि दिस इज व्हाट माय कंडीशन, व्हाई शुड आई, मुझे क्या करना मेजरमेंट करके, साला मैं क्यों दुखी हूं बेकार में। तो वो क्या करता है, अपना खुद का मजाक उड़ा देता है, जहां पर उसको लगता है कि यहाँ मजाक उड़ाने की जनरली पॉसिबिलिटीज होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि अब जैसे मेरे घर में भी कई लोग आते हैं, तो अब मान लो कि किसी ने कुछ ज्यादा खाना खा रहा है और वो खाया जा रहा है, तो अंदर ही अंदर हम क्या सोचेंगे कि क्या यार, ये आदमी इतना खाया जाता है, क्या बात है, बड़ा खाने का पिट्टू है यार ये तो ऐसा मान लो। लेकिन अगर उस आदमी ने यूं कह दिया मेरे को, अरे शर्मा जी देखिए भाई साहब, मैं थोड़ा बेशर्म हूँ और मैं तो भाई साहब आज जम के खाऊंगा आपका खाना, आपको कोई बुरा तो नहीं लगेगा ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं तैयार हो गया, अब मैं बुरा लगेगा तो बुरा नहीं लगने दूंगा, क्यों, अब उसने मुझे पहले ही बोल दिया, उसने अपनी इंसल्ट पहले ही कर दी खुद की, कि भैया मैं तो खाने वाला आदमी हूँ भैया, मैं तो आज खाऊंगा जी भर के जी आपके यहाँ पे, मुझे तो आपका खाना अच्छा लगता है जी। तो मैं क्या सोचूंगा, खाने दो यार, कोई बात नहीं, जाने दो। तो होता क्या मालूम है, यू एक्सेप्ट यूर सेल्फ एंड यू, आपको लगता है कि कहीं पर भी एक आदमी मेरी किस हद तक जाके इंसल्ट कर सकता है, मेरे पैसों को लेकर, मेरे कपड़ों को लेकर, मेरी बदसूरती को लेकर। तो तो आदमी कैसे बोलता है, मान लो काला आदमी है तो वो क्या बोलेगा मालूम है, अरे भाई साहब हम तो अंधेरे में जाए तो लोग डर जाएं जी हमसे, वो खुद ही बोल देगा ऐसे। तो होता क्या मालूम है, आप अपना मजाक उड़ाने की आदत डालो, उससे क्या होता है नहीं, लोग। पर मेरा सवाल ये था आपसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो उनकी हाँ चाहे पर्सनालिटी की बात हो, चाहे स्टाइल की बात, एजुकेशन की बात हो, चाहे प्रोफेशन की बात हो, लेकिन हाँ जिन लोगों के पास ये अचीवमेंट्स नहीं होती, हाँ किसी में या किसी भी पैरामीटर पर उनसे कमतर होते हैं, तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह, जो अकम्प्लिश लोग हैं उनको नीचा दिखाने का कोई मौका, ऐसी प्रवृत्तियां अक्सर देखी जाती हैं। हाँ जी। तो जी, तो, तो तो क्योंकि उनको, अब उन्होंने उनको नीचा दिखा लिया तो अब वो बराबर हो गए, तो उनकी जो जो सैडिस्टिक प्लेजर लेके जो उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, जिनके दूसरे के मुकाबले कुछ अचीवमेंट्स नहीं हैं, तो ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए जब ये पूरी तरह मुमकिन नहीं हो कि उनको आप बिल्कुल कट ऑफ कर सकें। देखिए मैंने एक ही बात मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ में देखिए हर आदमी की ज़िंदगी में इस तरह के लोग जरूर कहीं ना कभी मिल ही जाते हैं, मेरे भी लाइफ में मिले हैं, कि जिन्होंने एकदम जैसे बोलता है ना नीचे दिखाया है, कंडम किया है, मान लो ऐसे मेरे को भी किया है। लेकिन एक चीज जो मैंने क्या देखी मालूम है, मैं मेरे अंदर है ना उसको रिवर्स रूप में लेता रहा, कि मैं एक दिन, मैं बोला समय आने दो, मैं एक दिन उस स्थिति में जाके बताऊंगा कि अपने आप इनके इनके मिजाज ऑटोमेटिकली, इनके जो होता है बिहेवियर मेरे साथ चेंज हो जाएंगे। तो क्या होता, तो देखिए क्या होता है, मैं ऑलवेज रिमेंबर इट इज योर लाइफ, यू हैव यू मेक, उसको पॉलिश करके, उसको जी रीडिजाइनिंग करके आप उसको है ना बनाते चले जाइए, क्योंकि और अपने आप पे फोकस कीजिए। दुनिया हजारों बातें करती रहेगी, अगर आप उनको लेकर अपने पेंटिंग करते रहोगे ना तो तुम्हारा चित्र कभी अच्छा नहीं बनेगा। जी बिल्कुल। अपना चित्र जीवन का स्वयं बनाओ और अपने आप पे फोकस करो। देखिए मैं आज भी अपने आप को ना स्वार्थी बोलता हूँ, स्वार्थी का मतलब क्या मालूम है, स्व का अर्थी, जो सिर्फ अपना अर्थ सिद्ध साधना कर रहा हो। तो मैं स्वार्थी आदमी हूं, मैं सिर्फ अपना सिद्ध कर रहा हूं कि भाई मेरा आनंद, मेरी खुशी, मेरी ग्रोथ, मेरी जीवन, मेरा ज्ञान, मतलब जो मुझे चाहिए वो मुझे करना है। तो होता क्या है कि अल्टीमेटली पूर्णिमा जी, आपको देखिए जिस संसार में हम जी रहे हैं, मैंने बताया ना पहले भी, आसपास के सारे नेगेटिव लोगों को आपको एक्सेप्टेंस करके चलना, दिस इज व्हाट द लाइफ एंड दिस ऑल द पीपल एंड आई हैव टू एक्सेप्ट देम। और अगर, और वो स्थिति में आपको अपनी खुद की तरफ फोकस करके, आपको अपना पॉलिश करके अपने आप को बड़ा करते चले जाना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि जहां उनको शर्मिंदा होके हमारे साथ मतलब बात करने में प्रॉब्लम आएगी। कारण क्या है, क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पे धीरे धीरे जा रहे होते हैं। तो हम ऊंचाई पे जा सकते हैं अगर हम अपने आप पे फोकस करें। तो मैं तो देखिए, मैं तो आज भी अपने जीवन में, कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, मुझे उससे कोई लेना नहीं, वो उनकी परसेप्शन है भैया। मैं तो मेरी ग्रोथ को कंटिन्यूअसली जो है पुश करता हुआ बढ़ता जा रहा हूं बस सिर्फ। तो उससे क्या होता है, व्हेन यू ग्रो देन ऑटोमेटिकली एवरीथिंग बिकम स्मॉलर टू यू। ये मेरा लाइफ का मेरा प्रिंसिपल है बेसिकली। जी, तो इग्नोरेंस इज, जैसे कहते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस है, तो उसी को बनाए रखना चाहिए जो जिंदगी में छोड़ना आना चाहिए आपको, चाहे वो लोगों बिल्कुल की बातें बिल्कुल। हो, चाहे आपको कोई स्ट्रेस हो, हाँ चाहे लोगों की बिहेवियर हो। तो अंत में आपसे जिस तरह आप बता रहे थे
हाँ और जी। मेडिटेशन और सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में जो आप डिफरेंस बता रहे थे ट्रेन करने का, चलते-चलते आखिर में कौन से आप 3 तरीके बताना चाहेंगे जिससे कि इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके? देखिए, मैंने क्या बताया कि आफ्टर ऑल इमोशनली आप रिएक्टिव हो ना, अल्टीमेटली यू आर ए रिएक्टिव पर्सन ना भाई, आप हर सिचुएशन को, आदमी को आप रिएक्ट कर रहे होते हो, तो रिएक्शन आपकी अनकॉन्शियस हैबिट है। तो अब अगर आपको उसको चेंज करना है, आपको लगता है कि नहीं उससे कुछ दुख होता है, उससे तकलीफें होती है, नुकसान होता है मेरा लाइफ में, तो फिर आपको लगता है किस टाइप का चाहिए, तो देन यू रीडिजाइन योर पर्टिकुलर नेचर, और उसके बाद में उसको अफर्मेशन को पेपर में लिखो, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, एंड देन प्रेजेंट टेंस में लिखो कि आई हैव बिकम सच एंड सच पर्सन एंड आई रिमेन काम एंड पीसफुल एंड हैप्पी इन एवरी सिचुएशन एंड पीपल लव मी एंड अप्रिशिएट मी। तो आपको, या मैं जब पार्टी में जाता हूँ तो लोग, आई हैव बिकम मेरी मैग्नेटिक पर्सनालिटी, आई एम ग्लूमिंग, आई एम चार्मिंग, आई एम वेरी अट्रैक्टिव। तो आपको जो चाहिए ना, क्या लिखना है आपको, आप अपने आप को लिखो, और 21 दिन जो मैंने पहले बताया अफर्मेशन करके, कल्पना में देखते हुए आप अपने अंदर प्रोग्रामिंग करो, तो हमारा सबकॉन्शियस जितना रीप्रोग्रामिंग होगा ना, तो एक नई हैबिट फिर से डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, एंड सडनली दैट हैबिट विल ओवरकम यू। तो वो पुरानी हैबिट, चूंकि आप उसको फोकस नहीं कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो डिमिनिश होती चली जाएगी आपके ब्रेन से। ये उसका नियम है। अगर जैसे मैंने बताया कि राइट हैंड से खाना खा रहे हैं और मैंने लेफ्ट हैंड से खाना शुरू कर दिया 8 दिन, तो मेरा राइट हैंड अब कमजोर पड़ने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। So this is how everything is changeable, because ultimately everything is habit and everything is unconscious reaction. तो conscious होने की प्रैक्टिस करने के लिए मैं राय दूंगा, हर आदमी को मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। और मैंने ये देखा है कि मेडिटेशन से इतनी हाई एनर्जी बॉडी में आती है कि हमारा टॉलरेंस पावर पहले के मुकाबले बढ़ जाता है, हमारी रिएक्टिव कैपेसिटी कम होने लगती है। देखिए, मैंने भी मेरे जीवन में रिएक्टिव कैपेसिटी को कम किया ना, मतलब कम हुआ, वो मैंने कम नहीं किया, मैंने कहा ना कंट्रोल तो खतरनाक शब्द है, तो मैंने कम नहीं किया, मैं मेडिटेशन करते 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 ना मेरी अपने आप रिएक्शन करने की कैपेसिटी कम होती चली गई ऑटोमेटिकली। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि मेडिटेशन करो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली टॉलरेंस आएगा, एक समता भाव आएगा, एक ठहराव आएगा, स्थिरता आएगी, जो पहले नहीं थी मेरे अंदर भी, बता रहा हूँ। तो ऐसे करके, और फिर एक्सरसाइज एक साधन है, न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बताया, ये सब फैक्टर, देखिए बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से लोग जो है अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को काफी अच्छे ढंग से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया एनके शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए और इतने अहम विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए। वाकई लोगों को जिस तरह आपने बताया कि इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट पर ध्यान दे, फ्रूट्स, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, ये सब ले, न्यूट्रिशन अगर शरीर में जाएगा तो उनकी वो इमोशनल हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। अगर शरीर में किसी भी चीज की कमी होती है तो वो शरीर पर, आपकी इमोशनल हेल्थ पर भी असर डालती है। और एक्सरसाइज करने के लिए आपने बताया कि वो किस तरह से पेंट अप एनर्जी को रिलीज करने में आपकी मदद करती है। और साथ ही मेडिटेशन जो है वो आपको अंदर से न सिर्फ आपकी जो इमोशनल जो है उसको क्लीन करने में मदद करती है, बल्कि आपको इमोशनली स्ट्रांग भी बनाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और इतने अहम जानकारी साझा करने। बहुत बहुत धन्यवाद सब दर्शकों को, और आपको भी पूर्णिमा जी बहुत धन्यवाद।